तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से एक नई सीरीज एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, जिसमें हम पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2024 वाले वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो सीधे एनसीईआरटी से थे। वही सभी क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप डी में भी देखने को मिले होंगे। ठीक, वही सभी क्वेश्चन दोहराए जाएंगे, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये एएलपी टेक्नीशियन का हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले एएलपी का देख लेते हैं। एएलपी के ये पहले दिन का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ हम आज साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। साइंस का पहला क्वेश्चन 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा था। पहला है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो कोई भी कण निरंतर किसके कारण गतिमान रहेगा? गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक, अगर पूछे कि गतिज ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद दिया है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, सबसे प्रबल जो ऊर्जा होता है नाभिकीय न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? रेखित पेशियां, तो ऑप्शन ए है तारककार और अशाखित एक केंद्रीय। दूसरा ऑप्शन है तारककार अशाखित और बहुकेंद्रीय। तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार अशाखित और बहुकेंद्रीय। चौथा ऑप्शन है बेलनाकार शाखित और बहुकेंद्रीय। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, सीधे ये पेपर ही है। तो बेलनाकार अशाखित और बहुकेंद्रीय। रेखित पेशियों की विशेषता क्या होती है कि पूछे तो रेखित पेशियां जो होती हैं वो बेलनाकार और अशाखित और बहुकेंद्रीय होती हैं। अगला है साइंस का क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब हम प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश डैश प्रतीत होता है। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की किरण एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्राप्त होता है। तो जो परावर्तित प्रकाश होगा वो मुख्य फोकस से आपतित महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं? तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? ठीक, तो सूत्रकणिका में। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी बोल सकते हैं। तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो माइक्रोफोन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। विद्युत जनित माने इलेक्ट्रो जनरेटर, ये भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। चुंबकीय दीक्षक मैग्नेटिक जो कंपस होता है उसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है। विद्युत मोटर, इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आंसर होगा विद्युत दीक्षक, यानी जो मैग्नेटिक कंपस होता है, कंपास जिसे हम दिशा सूचक के रूप में जानते हैं। ठीक, उसमें किसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्पन्न नहीं होता है, वो उस पर कार्य नहीं करता है। इस्त्री यानी लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक स्टोर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली
इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के डैश के प्रभाव पर आधारित हैं। ठीक, तो देख रहे हैं जिसमें भी जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन उसमें क्या होता है, उसमें उस हीट उत्पन्न होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक ओवन जो इसमें खाना वाना को अपन गर्म करते हैं वो भी वैसा ही है। इलेक्ट्रिक केतली वो भी जो चाय वाय गर्म करते हैं, पानी वानी, वो भी जो भी ये ऊष्मा होगा उसी पर कार्य करता है। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। बोल रहा है कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 के जी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या होगा। ठीक, बल तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, एम ए बराबर एम ए। ठीक, तो हमें द्रव्यमान दिया है कितना है, तो 10। ठीक, त्वरण दिया है 2.5। ठीक है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे एक एक पर उतना जीरो डाल देंगे। 10 से 10 ये जो है कट जाएगा, यानी कितना, ये हो जाएगा 2.5 को हटाने के लिए हम नीचे 10 रखे हैं, 10 से 10 कट गया है, तो कितना होगा 25 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह स्थापित करता है, उसे टैस कहते हैं। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर एक ही प्रकार के कार्बन श्रृंखला स्थित हैं और हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, समजातीय श्रेणी। अब बोल रहा है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त करते हैं, तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जल के साथ अभिक्रिया प्राप्त करता है, माने H2O के साथ अभिक्रिया करता है, तो HO3 प्लस और Cl माइनस दोनों प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है। ठीक, तो जेली सामान्यतः द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक, जेली वास्तव में ना द्रव है ना ठोस है। ठीक, वो अलग ही एक प्रकार का जेली होता है, जैसे सेटुएट जेल लगाते हैं हम लोग, वो CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस, मैं ऐसे बोल सकते हैं CuO प्लस NH3 को जब संयोग कराया जाता है तो Cu प्लस N2 प्लस H2O के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए। तो जब कॉपर ऑक्साइड का अमोनिया हाइड्रोक्साइड से अगर अभिक्रिया कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा। अच्छा, इसे ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में बताना है, संतुलन की स्थिति में। ठीक, तो कौन सा संतुलित है ये बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो इसका होगा हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 1 2 3, हाँ हाइड्रोजन यहाँ तो 3 है। तो हाँ, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर सही है, वैसे तो दे ही रखा है 3CuO प्लस 2NH3। ठीक, और इक्वल टू होगा 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, यही इसका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है।
मैंने दोनों तरफ बराबर रहनी चाहिए, जितने कार्बन इधर जितने उधर, मैंने जितने कॉपर उधर जितने कॉपर इधर, ठीक, जितने ऑक्सीजन इस दाएं साइड उतने बाएं साइड, जितने हाइड्रोजन दाएं साइड उतने बाएं साइड, ठीक, इसी को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें दाएं साइड और बाएं साइड उनके अवयवी तत्वों की संख्या क्या हो, सामान्य हो। बोला कि यदि पृथ्वी और एक्स दूरी पर रखे एक सेब के बीच का आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। तो ये जो नियम है ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगाया गया बल उनके बीच की दूरी के मतलब समानुपाती, उनकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो यदि यहाँ अगर बल F लग रहा है, अगर x दूरी पर रखने पर बल F लग रहा है, तो 2x दूरी पर रखने पर बल जो होगा F/4 होगा, मतलब दोगुना कर दिया गया तो उसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुना। मैंने 1/4, 4 गुना नहीं, 1/4। हाँ, अभी ये रहा, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं। केवल मातृवंशी डीएनए मतलब माता पक्ष के डीएनए से, केवल पैतृक डीएनए मतलब पिता पक्ष के डीएनए से, केवल मातृक डीएनए से, वही बात हो गया, फिर से दोहरा दिया, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। हाँ, तो किसी भी व्यक्ति का जो डीएनए है वो माता और पिता दोनों से मतलब प्रभावित रहता है, उसमें दोनों के गुण मौजूद रहते हैं, दोनों के डीएनए से ही, मतलब पेरेंट्स के डीएनए से ही बच्चों के डीएनए मैच खाते हैं, तो उसी के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक। बाकी जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी ठंडे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है, ठीक। ये कथन निष्कर्ष के अनुसार दे रखा है, इसमें देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर आ रहे हैं। इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। दूसरा है सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। तीसरा है अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करते हैं। अपघटक जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करते हैं। तो ये तीनों सही है। इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। जी, परितंत्र में जैविक और जैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। आज सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, बिल्कुल जीवाणु भी हैं, जैसे नील शैवाल साइनोबैक्टीरिया जो है। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ करते, बिल्कुल वही तो छोटे टूट कर उसके पाचन कर देते हैं। अब इसे मिलान करना है कौन सा सही है। तो इसमें बोला है कि स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग डैश होता है, ठीक। एक में स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग, दो में
स्त्री केसर का मध्य भाग लंबा डैश होता है, स्त्री केसर का शीर्ष भाग डैश होता है और अंडाशय में डैश होता है। ठीक, तो इसी को मिलाना है। तो इसी को मिलाना है, तो हम देखते हैं पहला हो, चलिए तो इसका मिलान करते हैं। ए का हो जाएगा सी के साथ, ए का हो जाएगा सी के साथ। ठीक, 2 का हो जाएगा डी के साथ, और 2 का डी के साथ होगा, 2 का डी के साथ, ठीक है। और फिर 3 का ए के साथ, ठीक, और 4 का बी के साथ, यही बचा ही। अर्थात बोल सकते हैं कि स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग अंडाशय कहलाता है, अंडाशय होता है। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग माने ऊपर वाला भाग जो होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, और अंडाशय में अंडाशय जो है बीजांड में होता है। ठीक, तो ये तीनों सही हैं, सभी सम्मिलित कर दिए गए हैं। अब अगला है पचहत्तर क्वेश्चन हो चुके हैं।